Hello guys, Namaste and welcome back to our first video into React.js. The first video name is Introduction to React.js. Basically, today what we are going to learn is we are going to learn about the introduction of React.js. But the thing is different. Like as I told you earlier, कि यहाँ पर हम सिर्फ वो नहीं देखेंगे जो बाकी चीज़ों को जो पहले से आपको पता है कि यार रिएक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। हम थोड़ा डेप्थ में घुसेंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट मैंने आपके लिए निकाला है यहाँ पर कि थोड़ा कुछ आपको बेसिक जो रिएक्ट कैसे बनी, कहाँ बनी, क्यों बनी, इस पे हम काम करेंगे। बेसिकली माय फोकस इन वाई, कि कैसे काम करेगी, हाउ तो हम पूरी सीरीज़ में देखेंगे। बट जो पहला हमारा इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए कि वाई रिएक्ट, क्यों, ठीक है। कैसे वो काम करेगी, कैसे वो काम करती है, वो बनी क्यों, क्यों बनाया गया, उसके क्या आर्किटेक्चर था, ठीक है। तो अब देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सर इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट इज अ डिक्लेरेटिव, एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस it let you compose complex UI from small and isolated piece of code called component, ठीक है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस डेफिनेशन से, ठीक है। आपने कोई एमसी का पेपर लिखना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चार चीज़ों की मैंने बात करी है। जो कीवर्ड्स जो मैंने बोले हैं, डिक्लेरेटिव, एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल, कंपोनेंट, ठीक है। चार चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेटिव क्या होता है, ठीक है। अब एफिशिएंट वो है, बट क्यों है एफिशिएंट, मतलब ऐसा उसमें क्या है जो और लाइब्रेरीज में नहीं है। एफिशिएंट क्या था, ठीक है, और लाइब्रेरी इतनी फेमस क्यों नहीं हुई, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ठीक है, क्या चीज़ है, फ्लेक्सिबल क्यों है वो। कंपोनेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, चीज़ें क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ पहले बता दूं, ठीक है, कि रिएक्ट जेएस से हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, नॉट मल्टी पेज एप्लीकेशन, ठीक है। एक एसपीआई बनता है। तो रिएक्ट जेएस पे जब आप एसआर लगाओगे या प्री रेंडर लगाओगे तो वो नेक्स्ट जेएस पे आप उसको आइसोलेट करके हम मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, ओके। डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव, मैंने कहा था सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव की, ठीक है। व्हाट इज डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव होता क्या है, ठीक है। सो बेसिकली डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव इज लाइक हम उस कोड को कैसे लिखते हैं, इट्स जस्ट अ राइट, लाइक हम कोड को लिखने के तरीके हैं बेसिकली डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव कोड क्या अप्रोच होती है, व्हाट यू वांट द प्रोग्राम टू अचीव, एंड इम्पेरेटिव मींस हाउ द प्रोग्राम रन्स, ठीक है। बेसिकली मतलब क्या है कि जब मैं प्रोग्राम को बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, दैट इज़ डिक्लेरेटिव। और एक होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स जब तुम्हारा कोड तुम्हें बताता है स्टेप बाय स्टेप कि तुम्हें अगर कोई चीज़ को करना है तो उसके प्रोसेस क्या हैं, क्या स्टेप्स हैं, वो तुम धीरे धीरे फॉलो करोगे जो नॉर्मल चीज़ें बनी हैं, ठीक है। लेट से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम पर एक कोई सेट ऑफ एरे है और उस सेट ऑफ एरे को तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। उस एरे के अंदर कोई वैल्यूज़ है 2 4 6 8 और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो वो बन जाएंगी 4 8 और 16 एंड वट एवर इट इज़, ओके। तो अब आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आप इम्पेरेटिव अप्रोच यूज़ करोगे तो आप पहले क्या करोगे, फॉर लूप, एक एरे लोगे, फॉर लूप लगाओगे, उस लूप में से वैल्यूज़ निकालोगे वन बाय वन, एंड देन उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई बाय करोगे, इंटू करोगे, और इंटू करने के बाद आप क्या करोगे, नया एक एरे में उसको डाल दोगे वन बाय वन, ठीक है। दैट इज़ इम्पेरेटिव अप्रोच, ठीक है। जहाँ पर आपने फॉर लूप लगाया, वैल्यू निकाली, वैल्यूज़ को भेजा, इंटू मल्टीप्लाई किया और एक नए एरे में डाला, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव अप्रोच क्या होती है बेसिकली, डिक्लेरेटिव अप्रोच का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पर आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया और आपको कंप्यूटर ने वो अचीव करके दे दिया, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को ये चाहिए, लेट से आपने बोला कि मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आप सिंपल करोगे, अपना एरे लोगे, एरे का जो भी नाम होगा, लेट से माई एरे डॉट मैप चलाओगे, माई एरे डॉट मैप, ठीक है। अंदर वैल्यूज़ जो भी होगी उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई बाय 2 और वो एक वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएंगी। आपको कोई भी मतलब एक कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेगी। तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप कोई भी अलग चीज़ ले लो, यहाँ पर एक छोटा सा है, बट अगर आपके पास एक बहुत बड़ी जेसन फाइल होती और उस जेसन फाइल में से आपको फिल्ट्रेशन करनी होती कि भाई कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी एज ग्रुप है जिसका एज है 25 to 30, ठीक है। तो आप एक बहुत बड़े सेट ऑफ एरे में से आपको वैल्यूज़ को निकालना पड़ने के लिए बहुत बड़ी अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ता, एक
फॉर लूप से आप क्या करते, चेक करते, वैल्यूज़ फाइंड करते, वैल्यूज़ को फाइंड करके बाद इटरेशन करते, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती। बट अगर फिल्टर है आपके पास तो आपका 2 मिनट में काम हो जाता। आप सिंपल myArray.filter वैल्यूज़ इक्वल्स टू जो भी वैल्यूज़ उसके बीच में लाई करती हैं वहाँ पर डिक्लेयर करोगे और वो आपको आउटपुट निकाल के आपके वेरिएबल के अंदर डाल देगा और आप वो वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव। बेसिकली इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है। और डिक्लेरेटिव अप्रोच थोड़ी सी फास्ट होती है, थोड़ी सी फास्ट तरीके से काम करती है, ठीक है। तो रिएक्ट ने ये यहाँ पर चूज़ करी थी हर तरीके से, नॉट एज अ स्ट्रक्चर उसको बनाने के लिए नहीं, उसके अंदर भी आप जो हम लिखते हैं JSX जावास्क्रिप्ट XML जो लिखते हैं वो भी एक डिक्लेरेटिव अप्रोच है, ठीक है। क्लास बेस अप्रोच, क्लास बेस कंपोनेंट, फंक्शनल बेस कंपोनेंट में हम फंक्शनल बेस कंपोनेंट क्या है, हमारी डिक्लेरेटिव अप्रोच है लिखने की, तो इसलिए फंक्शनल बेस थोड़े फास्ट काम करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। तो पहली चीज़ डिक्लेरेटिव जो कि हमने क्लियर हो गई सबको। सेकेंड चीज़ देखते हैं, सेकेंड चीज़ क्या है, बेसिकली मैंने बताया था एफिशिएंट, ठीक है। एफिशिएंट क्यों है वो, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। रिएक्ट वॉज इंट्रोड्यूस, व्हेन रिएक्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट फंडामेंटली चेंज हाउ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क वर्क्स while everyone else was pushing MVC, MVVM, etc. React chose to isolate view rendering from model representation and introduce a completely new architecture to the JavaScript front-end ecosystem called Flux. बेसिकली एक गेम चेंजर था यहाँ पर, ठीक है। जितनी भी लाइब्रेरीज, जितने भी फ्रेमवर्क्स थे यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, एंगुलर, डोजो, बहुत सारे वेब फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, सब जो काम कर रहे थे वो किस आर्किटेक्चर पे काम कर रहे थे, MVC, MVVM, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर है, बेसिकली ये अप्रोच थी जो पहले से काम करती थी, जो मॉडल्स और व्यू पे काम करते थे कि यहाँ पर मेरा मॉडल है, व्यू है, डिस्पैचर है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। तो ये MVC आर्किटेक्चर था बेसिकली, ठीक है। तो MVC आर्किटेक्चर में एक कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। यहाँ पर मॉडल व्यू जो था ना, जब भी हमारे यूज़र का डेटाबेस बढ़ जाता था, बहुत ज़्यादा मल्टी यूज़र्स आ जाते थे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था कि मॉडल था, अगर कुछ भी मैंने मॉडल में अपडेट किया तो व्यू में अपडेट हो जाता था, व्यू में यूज़र ने कुछ चेंज किया तो मॉडल में भी अपडेट हो जाता था। मतलब यूनिडायरेक्शन, सॉरी इनडायरेक्शनल था कि मतलब कि मैंने यहाँ से अप्रोच भेजी, उसने वहाँ से अप्रोच भेजी, तो कुछ भी चेंज करता तो दोनों जगह चेंज होता था। तो इट विल टेक सम टाइम, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो एक लोगों के लिए बहुत है, दो के लिए बहुत है, पर मल्टी यूज़र, फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा था, ठीक है, उसके पास मल्टी यूज़र्स है, तो उनके लिए फेसबुक के डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी थी यहाँ पर MVC पैटर्न, ठीक है। क्योंकि MVC पैटर्न में प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, प्रॉब्लम थी म्यूटेशन। जब भी कोई म्यूटेशन आती थी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो कहीं भी जाके अपडेट हो जाता था, तो वो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बन चुकी थी उनके लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया आर्किटेक्चर निकाला कॉल्ड फ्लक्स। उन्होंने मतलब जावा, जब उन्होंने देखा ये बहुत सारी चीज़ें, तो व्हाट इज़ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स था क्या, उसने क्या गेम चेंजर था उसमें, क्या वो उसकी अप्रोच थी, कैसे वो काम कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली वो एक आर्किटेक्चर था जहाँ पर एक यूनिडायरेक्शनल, मतलब कुछ जो भी चीज़ें थी वो यूनिडायरेक्शनल चलती थी, ठीक है। और हम फ्लक्स के अंदर म्यूटेशन नहीं करते, ठीक है। लोग मतलब म्यूटेशन ही करते हैं, बट उसका जो कहने का जो वर्ड है वो म्यूटेशन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड रिकन्सिलेशन, ठीक है। अब अगली फाइल में इसमें देखेंगे, ठीक है। म्यूटेशन नहीं बोलते हम इसको, बोलते हैं रिकन्सिलेशन, ठीक है। ये जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक फ्लक्स का आर्किटेक्चर था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किसी भी पुराने MVC पैटर्न का आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं किया, हमने एक नया आर्किटेक्चर निकाला दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। वो क्या था, यहाँ पर जो डेटा बाइंडिंग थी वो यूनिडायरेक्शनल थी, मतलब देख रहे हो डेटा कहाँ फ्लो हो रहा है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एक तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब व्यू, व्यू से एक्शन, एक्शन से डिस्पैचर, डिस्पैचर से स्टोर, स्टोर से वापस व्यू। तो कोई भी चीज़ अगर अपडेट हो रही, व्यू में मैंने कुछ भी किया, व्यू से कोई भी यूज़र ने एक्शन दिया, तो डिस्पैचर, स्टोर, एक यूनिडायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग थी, कोई भी डायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स आर्किटेक्चर है इसमें हम म्यूटेशन नहीं करते, इसमें हम करते हैं रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मेन पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है कंपोनेंट स्टेट इज़ इम्यूटेबल। बेसिकली इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है इम्यूटेबल मतलब कि वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे लेट वेयर कॉन्स्ट, कॉन्स्ट हम इम्यूटेबल है, बट हमें लगता है कि वो एक इम्यूटेबल चीज़ है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट स्टेट इज़ इम्यूटेबल का मतलब होता है वंस set the state is of a component cannot be changed, state changes don't change existing view state, instead they trigger a new view rendered with a new state। इसका ये मतलब है कि जब भी मैं कोई,
तो इसका ये मतलब है कि वो जो वैल्यू है ना, हम उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे, वहाँ पर उसकी नई वैल्यू नहीं रख रहे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसकी मतलब एक नया वैल्यू उसकी जैसी एक रेप्लिका बना रहा है और उस रेप्लिका को उससे रिप्लेस कर दे रहा है विद द इटरेशन जो भी हमने की है। लेट्स से अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और मुझे उन वैल्यूज़ में से वो लोगों को स्लाइस कर देना है, मतलब उन लोगों को हटा देना है वहाँ से जो लोग 25 से 30 के बीच में वेरी करते हैं, मुझे उनमें से हटा देना है। उसमें बहुत सारे एज ग्रुप है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस एज ग्रुप के साथ जो भी म्यूटेशन, मतलब जो भी मैं जो भी मैं अपना लिखूँगा कोड, ठीक है, कि लाइट से वो ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने वैल्यू फाइंड करी कि वो लोग इससे लेके इतने तक के पीछे वेरी करते हैं, तो उनको लेके मैं एक नया एरे निकाल दूंगा, ठीक है। तो और वो वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, जैसे जो कॉन्स्ट होता है वो सेम इम्यूटेबिलिटी पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया हमने ये नहीं किया कि उसकी वैल्यू जो पुराना वाला था उसमें से नए वैल्यू को हटा दिया, नहीं, हमने एक नया एरे बनाया, ठीक है, जहाँ पर हमने क्या किया, वो वैल्यू जो मुझे नहीं चाहिए थी वो उसमें नहीं है, और वो हमारी नई ओल्ड वाली के साथ रिप्लेस कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, दो रेप्लिका बनाई, एक हमारा सारे जितना डेटा मेरे पास था उसका एक ऑब्जेक्ट, और एक नया जहाँ पर मुझे जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो मैंने हटा दी और एक दूसरा बन गया, और मैंने उसको फर्स्ट वाले के साथ रिप्लेस कर दिया। दिस इज समथिंग कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो कंपोनेंट स्टेट क्या थे, इम्यूटेबल थे। अब इसका ये मतलब क्या, मतलब ये तो आपने वेरिएबल समझ लिया, ठीक है, बट इसको अब रिएक्ट के फॉर्म में समझिए। लेट्स से अब एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसमें डिफरेंट एक ट्री बना है, ठीक है, जहाँ पर HTML के टैग्स के अकॉर्डिंगली हमारा डॉम ऑब्जेक्ट बन गया जो ट्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अब जब भी मैं कोई चीज़ को स्टेट को चेंज करता था, तो जैसे ही मैं कोई चीज़ को ट्रिगर करता था वो क्या करता था, उसकी एक रेप्लिका निकालता था, उस डॉम जो मतलब उसको बोलते हैं वर्चुअल डॉम, ठीक है, हम उसके अंदर पे उसको इंजेक्ट करते थे, उस वर्चुअल डॉम के अंदर जो भी चीज़ चेंज हुई है उसको इंजेक्ट करते थे, और इंजेक्ट करने के बाद वो रियल डॉम से रिप्लेस होता था और एक दोबारा रेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती थी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस थी जो उन्होंने फॉलो करी। क्या फॉलो करी, दोबारा बता देता हूँ। हमने कोई भी चीज़ को वैल्यू को चेंज किया, वो जो चेंज हुआ वो इंजेक्ट हुआ वर्चुअल डॉम में, और वो रियल डॉम में के साथ रिप्लेस हुआ और एक दोबारा रेंडरिंग स्टार्ट हुई। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एक जो प्रोसेस जो चली यहाँ पर, समझ में आया, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने अमेज़ोन चलाते हो तो अमेज़ोन के नीचे पे कोई भी आइटम होता है, उसके नीचे वो चल रही होती है कि ये आइटम इतने देर बाद ख़त्म हो जाएगा, एक टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। बट आप देखते हैं कि वो ब्राउज़र कभी मतलब रेंडर मतलब बार बार रन नहीं हो रहा होता है, कुछ नहीं हो रहा था, बट वो टाइमिंग, वो वैल्यू अपडेट हो रही है बार 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 बार। तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली एक वैल्यू है जो चेंज हो रही है, ट्रिगर हो रही है, और वो ट्रिगर होने के साथ हमारे वर्चुअल डॉम को अपडेट कर रही है वो वहाँ पर रेंडरिंग प्रोसेस चल रही है, बट आपको मतलब एक कहने का मतलब कुछ रिफ्रेश नहीं हो रहा है, बट वो एक उसके उनके अपने सिस्टम के अंदर चल रही है। तो ये बेसिकली दो मेजर एक कह सकते हैं आप एक की फैक्टर थे जो मतलब जो फेसबुक के दो डेवलपर्स थे जिन्होंने रिएक्ट बनाया, जो उन्होंने यहाँ पर देखे। सबसे पहली चीज़ थी यूनिडायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग, एंड सेकंड इज कंपोनेंट स्टेट इज इम्यूटेबल, और ये दोनों क्या कहलाता है, रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। अब पहली चीज़ मैंने जो बात करी थी वही पहली चीज़ हमारी डिक्लेरेटिव, सेकंड चीज़ हमारी एफिशिएंसी, ठीक है, फिर हमारी तीसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपोनेंट। हम इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है, कि फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ, कि कहने का मतलब जब वो एफिशिएंट हो गया तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आई अलग अलग चीज़ तरीके से। तो जो हमारे कंपोनेंट होते हैं ना बेसिकली, जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन असलियत में एक एप्लीकेशन है जहाँ पर अलग अलग पेज अलग अलग टाइम से आएंगे। कि लेट से मैंने कोई चीज़ बना दिया है, मैंने हेडर बना दिया या फुटर बना दिया, तो मुझे बार बार उसको नहीं बनाना, मैंने एक कंपोनेंट बना के रख दिया, वो रीयूजेबल है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने एक फ्लेक्सिबल आ गया, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है, जैसे मैं आपका एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दिख रहे हैं आप, ये आपकी एप्लीकेशन है, पर इस एप्लीकेशन में 3 अलग अलग पेजेस हैं, 1 2 3 नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी मैं अपनी राउटिंग से जो भी मैं करूँगा उसमें मुझे ये फर्स्ट वाला पेज चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला पेज यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, सेकंड वाला चाहिए सेकंड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला चाहिए थर्ड वाला हो जाएगा। उसके अंदर मतलब उसके अंदर भी हम लेयर्स बना सकते हैं कि भाई मुझे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, जैसे विजुअलाइजेशन के व्हीकल के अंदर यहाँ रेड कलर का कुछ अलग दिख रहा है और ये कुछ अलग लिखा है रेड येलो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, तो हम उस वो रीयूजेबल भी है, मतलब मैं उसको
बहुत सारी जगह यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर आप देखो तो आपको कोई लिस्ट दिखती है, जैसे अमेजोन में आपने कोई प्रोडक्ट खोला, आप देखोगे सारे प्रोडक्ट के जो आर्किटेक्चर है वो सेम होता है, इमेज, नीचे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बटन। तो ये बेसिकली क्या है, ये बार बार नहीं किया गया है, ये कोड जो होता है वो बार बार नहीं किया जाता, एक बार बनाया, उसी के अंदर अपने डेटा भेजा और वो क्या किया, वो डेटा वहाँ पर मैप हो गया उस चीज़ों से, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, बेसिकली मैंने बार बार कोई चीज़ नहीं लिखी, मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उस एक कंपोनेंट की यूज से मैंने उसको मतलब उसको रीयूजेबल बना दिया उस कंपोनेंट को। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है मेरी, ठीक है। और कंपोनेंट का मतलब भी आप समझ गए कि सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं और उनको एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में बनाते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक दिखा देता हूँ इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एरे 2 दूसरा एरे, मैंने ये मेरी इम्पेरेटिव अप्रोच है, मैंने एक वेरिएबल लिया, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एक फॉर लूप चलाया और यहाँ से हमने इंटू करके जो भी वैल्यूज थी उन्हें भेज दी। बट डिक्लेरेटिव में मैंने क्या किया, एरे डॉट मैप एक फंक्शन चलाया जो से मैंने वैल्यू निकाली और उसको वे टू जो इंटू करके भेज दिया और कंसोल चेक करा दिया। बेसिकली दिस इज समथिंग कॉल्ड डिक्लेरेटिव अप्रोच ऑफ राइटिंग कोड, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज दिस, ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक MVC आर्किटेक्चर है, जहाँ पर हम क्या करते थे, जो ये जो आपको दिख रहा है एक म्यूटेशन है, बेसिकली मॉडल व्यू की म्यूटेशन है, ठीक है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन थी वो, इतनी कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स का आर्किटेक्चर से सिंगल तरीके से, मतलब एक यूनिडायरेक्शनल चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब एक इंट्रो था हमारा रिएक्ट का, ठीक है। देखो क्योंकि क्या है वो, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको हर किसी भी वीडियो मिल जाएगा, बट एक समझिए कि वो क्यों बनी थी, ठीक है। मतलब क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे और इसलिए वो रिएक्ट बनी, ठीक है। कि मेन जो प्रॉब्लम थी सिर्फ म्यूटेशन की, ठीक है, कैसे म्यूटेट कर रहे हैं, कैसे इसको सही किया। तो म्यूटेशन को उन्होंने सही करके क्या किया, रिकन्सिलेशन, और किस तरीके से किया, फ्लक्स के आर्किटेक्चर के साथ। और फ्लक्स का आर्किटेक्चर को फिर उन्होंने यूज़ करके क्या एक सिस्टम बनाया, क्योंकि फ्लक्स का आर्किटेक्चर यूज़ तो हो गया था, बट आप समझिए यूनिडायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग बार बार जितनी बार मैं डेटा अपडेट कर रहा था मेरा कंपोनेंट रेंडर हो जा रहा था, तो इससे ब्राउज़र स्लो भी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्ट बनी, जो सिस्टम बना रिएक्ट का वो इसकी वजह से बना। तो उन्होंने फिर रिएक्ट का सिस्टम बनाया जहाँ पर ये हम जो ये इंजेक्शन हो रहा है, इम्यूटेबिलिटी हो रही है, कंपोनेंट के अप्रोच बन रहे हैं, जो अंदर उसके अंदर HTML लिखा जा रहा है वो भी HTML नहीं है, वो क्या है, JSX है, जावास्क्रिप्ट XML। एक XML ही लिखा जा रहा है बेसिकली, जो मैं आपको एक JSX वाली वीडियो में बताऊंगा कि असलियत में ये है क्या JSX, ये XML ही है। अब मैं आपको XML भी लिख के मतलब आपको दिखाऊंगा वहाँ पर कि XML क्या होता है, फिर उसके ऊपर वो HTML कैसे बनी, वो तो आपको दिख रही, मतलब अब वो HTML की तरह दिखती है, बट जब बनी थी तब वो XML ही थी, तब जो आपको मतलब XML के फॉर्म में जा रही थी और जहाँ से आप भेज रहे थे वो भी एक तरीके से XML ही था। तो थोड़ा सा JSX की वीडियो में देखेंगे इसको। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज का। थैंक यू गाइस।